जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे, आपको जो कहना है कर लो। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना हो। एक देश जो 75 सालों से कहता आया है कि जाति एक समस्या है, आज वही देश जाति गिनने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम है या फिर एक चुनावी कार्ड है, या ये कर्पूरी ठाकुर के सपनों की पूर्ति है। जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। मैं जाति का जनगणना से शुरुआत करूंगा, जिसकी देश को जरूरत है, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा, उस बजट का लोगों को फायदा होगा। आरक्षण जाति के नाम पर, स्कीमें जाति के नाम पर, लेकिन डेटा शून्य। शाह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। बिहार में जो हुआ उसने तस्वीर बदली। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। तब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार ने पहला कामयाब कर। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रुथ लेंस पर एक नए अंदाज के साथ। एक देश जो 75 सालों से कहता आया है कि जाति एक समस्या है, आज वही देश जाति गिनने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम है या फिर एक चुनावी कार्ड है, या ये कर्पूरी ठाकुर के सपनों की पूर्ति है, या सिर्फ आंकड़ों का नया खेल। 30 अप्रैल 2025 को सरकार ने फैसला किया कि आने वाली जनगणना में जाति के हिसाब से लोगों की गिनती की जाएगी। पहले सरकार जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन अब उसने इसे जरूरी मान लिया है। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी कहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है, क्योंकि इससे पिछड़े लोगों को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। सरकार कहती है कि यह कदम समानता, सभी को एक जैसा मौका देने के लिए है। जाति जनगणना करने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे विपक्ष का दबाव और पिछड़े लोगों की मांग। खासकर बिहार जैसे राज्यों में जाति आधारित सर्वे के बाद अब सरकार इसे समाज में बराबरी लाने के लिए एक बड़ा कदम मानती है। कारण जो भी हो, एनडीए सरकार का यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, फिर चाहे विपक्ष इसे अपनी नीति बताए या जीत बताए। आप पूछ सकते हैं, इतने मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो जाति की बात क्यों? जवाब सीधा है, इन सब समस्याओं की जड़ में जो असमानता है उसका नाम है जाति। सबसे पहले समझिए जाति जनगणना का मतलब क्या है। इसका मतलब है देश में जाति की आबादी कितनी है, कौन किन हालात में जी रहा है और कौन वाकई में वंचित है। आज तक सरकार पिछड़े वर्गों के लिए योजना बनाती है, लेकिन अंदाजे के आधार पर। कोई नहीं जानता ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। हर 10 साल में भारत सरकार एक बड़ा कार्य करती है, जनगणना। इससे पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं, कौन कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी भाषा बोलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं पूछी जाती, वो है आपकी जाति। 1921 तक ये सवाल पूछा जाता था। 1931 में आखिरी बार जाति आधारित आंकड़े इकट्ठे हुए और तब से लेकर अब तक 90 साल से ज़्यादा इस देश ने कभी नहीं जाना कि कौन सी जाति कितनी है। लेकिन सोचिए, आरक्षण जाति के नाम पर, स्कीमें जाति के नाम पर, लेकिन डेटा शून्य। सरकार के पास अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या तो है, लेकिन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या नहीं है। फिर आरक्षण कैसे तय होता है? ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन क्या ओबीसी की संख्या 27% है? कई अनुमान कहते हैं कि ओबीसी की आबादी 41% है। कई रिपोर्ट जैसे मंडल कमीशन कहती है कि ये 52% तक है, लेकिन सरकार कभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं देती। और जब मांगा जाता है तो कहा जाता है जटिल है, मुश्किल है, बंटवारा हो जाएगा, यानी इलाज भी करेंगे लेकिन बीमारी का नाम नहीं लेंगे। कांग्रेस ने कई बार जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन उसे कभी अमल में नहीं लाया। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। तब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार ने पहला कामयाब करके दिखाई है। चुनाव के समय ओबीसी वोट खींचने के लिए सामाजिक न्याय की बात की जाती रही, लेकिन सत्ता में आते ही इसे मुद्दे के फंडे बस्ते में डाल दिया गया। SCCC के आंकड़े इसलिए भी नहीं जारी किए गए क्योंकि कहा गया कि डेटा गड़बड़ है, जबकि इसका
सही समाधान था नए सिरे से जनगणना करना। 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तब कांग्रेस केंद्र में नहीं थी, लेकिन बाद में जब सत्ता में आई तब उसने भी कभी यही नहीं जानने की कोशिश की कि ओबीसी की संख्या कितनी है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाई तो गई, लेकिन जातिगत आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए और उस समय केंद्र में कांग्रेस ही थी। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो जाति जनगणना का सीधा विरोध किया गया। उनका तर्क था कि इससे समाज टूटेगा, जातिवाद बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा गया कि यह व्यवहारिक नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर 2023-24 में बिहार में जो हुआ उसने तस्वीर बदल दी। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और डेटा सार्वजनिक कर दिया। जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने देश को एक नई दिशा दी और इस सर्वे ने बताया कि ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% से ज़्यादा है। SC/ST की मिलाकर 85% के आसपास, यानी जो सामाजिक समूह देश की अधिकांश आबादी है उनकी हिस्सेदारी सत्ता, नौकरियों और शिक्षा की नीति में काफ़ी कम है। इस रिपोर्ट ने पूरे देश में जाति जनगणना कराने का एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस, सपा, राजद, जदयू जैसी पार्टियां खुलकर सामने आई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की मांग की। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि जाति जनगणना हम करा कर रहेंगे। जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे, आपको जो कहना है कर लो। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं जाति का जनगणना से समाज बढ़ जाएगा। क्या समाज आज जुड़ा हुआ है? क्या जाति का कोई असर नहीं है? अगर देश में ऐसा है तो गरीब दलितों के साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जाता है? अगर जाति खत्म हो गई है तो डॉक्टर और वकीलों के कामों में 80 से 90% तक ऊंची जातियों के लोग कैसे हैं? अब आप सोचिए, एक मजदूर की कमाई का हिसाब सरकार को चाहिए, एक किसान की ज़मीन का पूरा डेटा सरकार को चाहिए, लेकिन तब जब बात जाति की आती है तो सब कहते हैं समाज टूट जाएगा। अरे भैया, समाज तब नहीं टूटता जब जाति के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। समाज तब नहीं टूटता जब 10% आबादी देश की 70% नौकरियाँ खा जाती है। जाति जनगणना से ओबीसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ईबीसी, दलित, आदिवासी और उन जातियों को जिन्हें आज तक बस वोट बैंक समझा गया, क्योंकि जब सही गिनती आएगी तो सवाल उठेगा, अगर हमारी आबादी 60% है तो हमें नौकरियों में 27% क्यों? हमें टिकट क्यों नहीं मिलते? हमें मंत्रालयों में जगह क्यों नहीं मिलती? जाति जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये सवाल पूछने का हथियार है, ये हिस्सेदारी की शुरुआत है। आज कुछ जातियां हैं जिन्हें ओबीसी का दर्जा मिला है, लेकिन वे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। वहीं कुछ जातियां आज ही बहुत पीछे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जातिगत जनगणना से यह साफ होगा कि जाति की स्थिति क्या है, किन्हें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और आरक्षण या योजनाओं का असली लाभ कौन ले रहा है। यह डेटा योजनाओं को असरदार बनाने के लिए ज़रूरी है। सच यह है कि समाज पहले से बटा हुआ है और जातिगत जनगणना से सिर्फ सच सामने आ जाएगा। जाति बचाने से समाज नहीं बटेगा, जाति छिपाने से समाज टूटेगा, क्योंकि फिर ना तो इलाज होगा और ना योजना। जाति जनगणना का डर सिर्फ सत्ता का खोने का नहीं है, हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट को भी खतरा है। आरएसएस और संघ परिवार सालों से एक झूठ बेचते आए हैं, हम सब एक हिंदू हैं, लेकिन जब जाति गिनती होगी तो पता चलेगा कि हिंदू कोई एक जाति नहीं है, बल्कि असमानताओं का एक पिरामिड है। और उस पिरामिड की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठे हैं कुछ गिने चुने लोग, जिनके पास मंदिर भी है, ज़मीन भी है और मंत्रियों की कुर्सी भी। जाति जनगणना हिंदू एकता की झूठी दीवार में दरार डालती है। इसमें ओबीसी, SC/ST समझते हैं कि असल में उनका शोषण कौन कर रहा है। इसलिए जाति जनगणना से डर उन्हें लगता है जिनकी सत्ता जाति पर टिकी हो और जो दिखाना चाहते हैं कि जाति अब गई, अब सब बराबर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। मंदिरों के दरवाजे आज भी जाति देखते हैं। शिक्षा, रोजगार, मीडिया सब ऊंचे लोगों की गोद में बैठे हैं और बहुजन आज भी चौराहे पर नौकरी ढूंढ रहा है। मुसलमानों के भीतर भी जातियाँ हैं, ऊंच नीच है, भेदभाव है, शोषण है। सैयद से लेकर मंसूरी तक, शेख से लेकर अंसारी तक एक पूरा सामाजिक ढांचा है जो बराबरी नहीं बल्कि भेदभाव पर खड़ा है। सच्चर कमेटी कहती है कि भारत का मुसलमान सबसे पिछड़ा समुदाय है, लेकिन अगर मुसलमान पिछड़े हैं तो कौन मुसलमान? इस्लाम ने तो बराबरी सिखाई थी, लेकिन भारत के मुसलमानों ने हिंदू जाति व्यवस्था से बहुत कुछ अपना लिया। 3 हिस्से बने मुस्लिम समाज में। अशरफ, सैयद, शेख, पठान खुद को शुद्ध और ऊंचा मानते हैं। अजलाफ, दर्जी, कसाई, बुनकर, मेहनतकश, लेकिन नीची निगाहों से देखे जाते हैं। तीसरे दर्जे के हैं अर्दल, हलाल खोर। भारत के 85% मुसलमान पसमानदा हैं, यानी शोषित, पिछड़े, वंचित।
लेकिन हुकूमतों ने हमेशा अशरफों को तवज्जो दी। राजनीतिक, वक्फ बोर्ड, मदरसे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हर जगह अशरफ हैं। पसमानदा कहाँ हैं? गायब हैं। और यही वो जुल्म है जो जाति जनगणना उजागर करेगी। जाति जनगणना सिर्फ हिंदू समाज को नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का भी आईना है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? क्या देश को सच्चाई का सामना नहीं करना चाहिए? क्या योजनाएं केवल अंदाजे से बनती रहेंगी, या फिर हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां नीतियां आंकड़ों पर आधारित ना हो, ना कि राजनीतिक सुविधाओं पर? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दानिश अहमद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।